जो बिल 2023 में भारी बहुमत से पास हो गया था, वही बिल 2026 में एक बार फिर कैसे गिर गया? अगर रास्ता साफ था तो फिर रोड़ा लगाने वाला कौन था? मामला संवैधानिक था या फिर कानूनी था या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति का था? 2026 में सरकार द्वारा लाए इंडियाज 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर लगातार 2 दिनों की चर्चा के बाद कोई आम राय नहीं बनी और सरकार के पास 2/3 बहुमत ना होने के कारण सरकार इसे पास नहीं करा पाई। इसके बाद लगातार मास्टर स्ट्रोक्स की खबरें आने लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी और भी बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन सरकार को पता था कि सरकार ये बिल पास नहीं करा पाएगी। फिर भी ये बिल लेकर आई और इसका सारा जिम्मेदार विपक्ष को बता दिया। विपक्ष ने यह कहा कि महिला रिजर्वेशन की आड़ में हम सरकार को संविधान के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो सबकी जीत हो गई, लेकिन हार इस देश की महिलाओं की हुई और देश के युवाओं की हुई। महिलाओं की बात तो कमोवेश सब कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं को अब आरक्षण मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा। पर इसके लिए सबसे पहले चलते हैं 2023 में, जब पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल चुनाव के ठीक पहले पास कराया गया और इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दरअसल इस बिल को पास तो करा लिया गया, लेकिन इसे लॉ इन्फोर्स नहीं किया गया। कारण ये कि सरकार ने इसे कंडीशनल कर दिया। कंडीशनल ये कि जब फ्रेश सेंसस का डेटा आएगा उसके बाद डिलिमिटेशन कराया जाएगा और उसके बाद महिला आरक्षण दिया जाएगा। और इसी वजह से सरकार 2026 में इस बिल को फिर से लेकर आई। अमेंडमेंट दरअसल विमेन रिजर्वेशन बिल में नहीं, अमेंडमेंट आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 में था। 81 और 82 क्या है जिस पर यह चर्चा हुई, क्योंकि अभी चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं हो रही थी। ये चर्चा आर्टिकल 81, 82 विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिलिमिटेशन उस पर थी। आर्टिकल 82 वो है जो सीटों की संख्या निर्धारित करता है। दरअसल आर्टिकल 82 ही वो आर्टिकल है जिसे 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने फ्रीज कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में फ्रीज किया हुआ डेटा, जिसके आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होगा और उसमें राज्यों की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, इसे 25 वर्षों के लिए लागू कर दिया। दरअसल कारण था पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को इंसेंटिवाइज करना। इंदिरा गांधी की सरकार पर आपातकाल में एक नया हवा चढ़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, जिसके कई तरीके इंदिरा गांधी सरकार ने अपनाए। जिसमें से एक तरीका यह भी था कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया है उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए असल आने वाले डिलिमिटेशन प्रक्रियाओं में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर डेटा फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद 2001 में जब 25 वर्ष पूरे हुए तो तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने भी उस परिस्थिति को देखते हुए उसे 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। कारण वही पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब 2026 में वो समाप्त हो गई सीमा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, जो सरकार के पास नहीं था। इसलिए सरकार ने इस पूरे बिल को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ा ताकि विपक्ष को एक इमोशनल मोरल हाई ग्राउंड में धकेलने की कोशिश की जा सके और उसके साथ इसे पास करा लिया जाए। सरकार अलग से डिलिमिटेशन बिल लेकर आएगी तो 2/3 मेजोरिटी ना होने के कारण उसे पास कराना लगभग मुश्किल है। पर अब सरकार ने 2/3 मेजोरिटी ना होने के कारण विमेन रिजर्वेशन बिल को भी पीछे ढकेल दिया, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब वापस आते हैं 2026 में। दरअसल विमेन रिजर्वेशन बिल को एक बार फिर सरकार डिलिमिटेशन बिल के साथ जोड़कर इसीलिए लेकर आई ताकि जो सेंसस 2026 में फ्रेश सेंसस जिस पर आधारित था डिलिमिटेशन, वो सरकार सेंसस 2021 में भी नहीं करा पाई कोविड के कारण। उसके बाद 2022, 2023 में भी नहीं कराई। 2024 में चुनावों के कारण इसे टाला गया और 25 में इसमें जाति जनगणना का एक पुट डालकर इसे आगे बढ़ाया गया। और आज 2026 में जाति जनगणना के साथ जनगणना की प्रक्रिया अपने पहले चरण में चल रही है, जिसे कंप्लीट होने में 2027 तक का समय लगेगा। और 2027 में जब आंकड़े जारी होंगे उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जो अपनी रिपोर्ट अगले कई वर्षों में देगा। उसके बाद रिजर्वेशन लागू किया जा सकेगा। मतलब सरकार ये जानती थी कि 2029 में किसी भी हाल में इस प्रक्रिया के चलते महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सके, लेकिन फिर भी सरकार ने ये चाल चली और सरकार संसद में इन दोनों बिलों को एक साथ कंबाइन कर लेके आई। अब होगा क्या? क्या सरकार 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकती? दे सकती है टेक्निकली। दरअसल सरकार ने 2023 के बिल में यह कहा कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम सीटों की संख्या
के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन सरकार ने यह कहीं नहीं कहा कि सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और सीटों की संख्या अगर बढ़ाई नहीं जाती है तो 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन ना तो सरकार और ना ही विपक्ष की इच्छा शक्ति यह है कि 543 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी दल नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण देने के साथ जो करंट रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप स्ट्रक्चर है पार्टियों का, उसे डिसमेंटल किया जाए। क्योंकि अगर आप इस पूरे आधार का अध्ययन करेंगे जिस आधार पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर ये लागू हो गया बिल 2029 में, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी लोकप्रियता चरम पर है, उनकी सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेंगी। और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से वो उलझे। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि अपनी करंट लीडरशिप को डिसमेंटल करके महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो ये एक तरह से नैरेटिव टैक्टिक्स थी सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से कि इसे इस तरह से कॉम्प्लिकेट कर कर संसद में रखा जाए कि ये पास भी ना हो और इसे आगे टाला भी जा सके। अब होगा ये कि सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल इनफोर्स कर दिया। मतलब अब बिल तो लागू हो गया, लेकिन उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा, आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक सेंसस कंप्लीट नहीं होती। सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं होती। बल्कि आप देखिए कि 2026 में लॉ इन्फोर्स हो जाना मतलब अब अगले 15 सालों के लिए जो मियाद पहले चरण की तय की गई थी, अगर 2034 में वो रिजर्वेशन मिलता भी है तो आधे मियाद इस बिल की समाप्त हो जाती है, और राज्यों में जाते जाते तक तो इस बिल को पूरा होने में और समय लगेगा। अब आते हैं युवाओं के एक विषय पर। युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी बिल क्यों था? क्योंकि जो फ्रीज 2001 में पहले एक्सटेंड किया गया और 1976 में पहली बार लगाया गया, तो आज भी सरकारी फ्रेमवर्क, जो योजनाओं के फ्रेमवर्क हैं, वो कहीं ना कहीं 1976 के डेटाबेस फ्रेमवर्क के आधार पर ही बनाए जाते हैं। मतलब आज भी जो डायनामिक योजनाओं की तैयारी इस देश पर जनगणना के आधार पर होनी चाहिए या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में होनी चाहिए, वो 50 वर्षों से बंद है। वो स्थायी है उसी एक 1976 के आधार पर, और आज भी सरकार यही करती हुई दिख रही है कि इसे और आगे बढ़ा रही है। अगर बात करें दूसरे देशों की, जिन देशों से तुलना भारत की होनी चाहिए, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, जो भी डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, अगर उन देशों में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को आप देखें तो हर देश 8 से 10 वर्षों के बीच में अपनी सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के बीच में जरूर करता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी लगभग हर देश में सीटों के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। यूएस एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सीटों की संख्या निर्धारित है, लेकिन फिर भी वो अपने राज्यों की सीटों को ऊपर नीचे करके इसे एडजस्ट करता है। भारत में हमारी सरकारें और हमारे नेता क्या करते हैं? दरअसल वो डिले टैक्टिक्स को अपनाने में यकीन करते हैं। कारण यह है कि इस डिले टैक्टिक्स से दोनों दलों को, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, उन्हें फायदा होता है। ना तो प्रोपोर्शन बेस पर जाना चाहते हैं और ना पॉपुलेशन बेस को बैलेंस बनाकर जनसंख्या के आधार पर सीटों का और पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। कोई भी सरकार इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती। क्या सरकार अभी भी महिलाओं को आरक्षण दे सकती है? तो बिल्कुल दे सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विमेन रिजर्वेशन बिल से फ्रेश डिलिमिटेशन का क्लॉज डीलिंक कर दिया जाए और उसके आधार पर 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो 2028 में जनगणना के बाद आने वाले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो डिलिमिटेशन होगा, उसमें भी ये तय नहीं है अभी वर्तमान राजनीतिक इच्छा शक्ति जो राजनीतिक दलों की दिखती है, उसके आधार पर तो यही लगता है कि जो एक्सटेंशन 2001 में दिया गया, अगर बहुमत की यही स्थिति 2028 के बाद भी रही, तो हो सकता हो कि आने वाले और कुछ वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे बाकी आरक्षणों को आगे बढ़ाया जाता है। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को भी आगे टाला गया, डिले टैक्टिक्स अपनाई गई और युवाओं को मिलने वाले लाभ को भी आगे बढ़ाया गया। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में फंसा के एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में सरकार के पास क्या मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं और विपक्ष के पास उन मास्टर स्ट्रोक से बचने के लिए कौन से नैरेटिव वॉर होते हैं।